Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambo Classes. Today we are going to discuss ट्रेड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस हिस्ट्री 2015 का पेपर है स्टूडेंट। और जो एग्ज़ाम हुआ था ये स्टूडेंट 1 फरवरी को कंडक्ट हुआ था। ये देखिए आप इसको डेट लिखी हुई यहाँ पर। इसके साथ साथ हम इसको जो मैंने 2 वीडियोज़ में बना चुकी स्टूडेंट, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके अंदर मैंने कई सारे इसके क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया और उसकी एक्सप्लेनेशन है उसको समझाने की कोशिश की। और यहाँ तक कि जो ऑप्शन स्टूडेंट जो दिए हुए हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेनेशन के द्वारा को समझाने की कोशिश की है। तो 2 वीडियोज़ में प्रीवियस बना चुकी हूँ, आप उसमें से जा कर के अब देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अब मेरी 3rd वीडियो बन रही है इस क्या बोलते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड टीजीटी से, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर एक ऑप्शन है के अंदर उनको ऑप्शन को भी समझा जाए साथ साथ, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर ऑप्शन में से ही क्वेश्चन को बना करके दे सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे बचते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से हम स्टूडेंट क्वेश्चन को शुरू करेंगे और इनके ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 38 में इन्होंने बताया हुआ है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल को स्वीकारा था। तो कब स्वीकारा था? तो सबसे पहले हम कांग्रेस को यहाँ पर जान लेते हैं स्टूडेंट। किसको? कांग्रेस को हम जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। रुक जाइए, मैं हल्का सा पेन चलाने की कोशिश करती हूँ सही से। अभी सही चलने लगा। कांग्रेस की हम बात करें स्टूडेंट, तो कांग्रेस जो है स्टूडेंट उसकी जो स्थापना हुई थी, स्टूडेंट वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में। और कब हुई थी स्टूडेंट? तो हुई थी 28 दिसंबर में। ओके, और उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो स्टूडेंट, तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये भी 28, इसको हम पहला अधिवेशन भी बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में, या फिर 1885 में इसकी स्थापना भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि इसकी जो स्थापना होने के साथ साथ इसकी जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? किसकी स्टूडेंट? कांग्रेस की जो स्थापना थी, कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी स्टूडेंट? वो की थी ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने की थी। अब जो ए ओ ह्यूम जो है, इनके जो क्या कहते हैं, इनके नाम की स्पेलिंग जो है स्टूडेंट वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए उनके नाम की जो स्पेलिंग है बच्चों है एलन। क्या स्टूडेंट? एलन। बताइए, मैं स्पेलिंग लिखने की कोशिश कर रही हूँ। एलन ऑक्टिविन, एलन ऑक्टिविन ह्यूम, HUME ह्यूम। ओके स्टूडेंट, तो ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। अब इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा हुआ? क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि जो कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई है तो वो किस अधिवेशन में की है? तो वो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है लखनऊ समझौता। ओके स्टूडेंट, लखनऊ समझौता इसका क्या है? राइट आंसर है स्टूडेंट। इसमें लाहौर समझौता भी दिया हुआ, पूना समझौता दिया हुआ, शिमला समझौता भी दिया हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर है लखनऊ समझौता। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ। तो किस में प्राप्त हुआ स्टूडेंट? तो हम वो देखेंगे नागार्जुन कोंड, या फिर अमरावती, या फिर गुमिंडीड्रू, या फिर फिनिगिरी। तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या है? इसका राइट आंसर है स्टूडेंट बी। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे। दक्षिण भारत में स्थित जो स्तूप है उसके अवशेषों में दशरथ की जातक कथा का शिल्पांकन हुआ है, वो कहाँ है स्टूडेंट? अमरावती में। ओके, आगे हम देखेंगे 40 क्वेश्चन को। 40 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, किसको स्टूडेंट? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। तो हम देखेंगे इसके अंदर ऑप्शन स्टूडेंट कौन कौन से दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, हम देखेंगे इसके अंदर ऑप्शन
कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हाँ देखिए, सबसे पहले ऑप्शन के हम क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इरेज कर देती हूँ इसको हल्का सा। ऑप्शन में दिया हुआ 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट की बात की गई है। उसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, 1861 की। किसकी स्टूडेंट, 1861 की हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय जो संवैधानिक इतिहास है, भारत का जो संवैधानिक जो इतिहास है स्टूडेंट, कभी कभी पेन ही दिक्कत कर जाता है। संवैधानिक इतिहास जो है, तो उसके अंदर जो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, जिसको बोला गया है इंडियन काउंसिल ये पेन का दिक्कत करता रहता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की वहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको मील का पत्थर कहा गया है। किसमें, संविधान में मील का पत्थर, मील का पत्थर कहा गया है। ओके, अब इस अधिनियम से क्या हुआ, देखिए समझिए। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ, जो राज्य सचिव थे स्टूडेंट, क्या राज्य सचिव के द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश राज्य सचिव द्वारा ब्रिटिश ताज की शक्तियों का प्रयोग इसी अधिनियम द्वारा हुआ था। ओके स्टूडेंट, इसी अधिनियम द्वारा हुआ। अब 1861 का जो अधिनियम है, उसका एक और नाम है, क्या नाम है, 1861 के अधिनियम का दूसरा एक नाम है स्टूडेंट, वो क्या है, भारतीय सिविल अधिनियम। कभी कभी सही चलता है, कहीं कहीं पर, कहीं नहीं चलता, ये पेन सही है। भारतीय सिविल अधिनियम, भारतीय सिविल अधिनियम भी 1861 के अधिनियम को कहा जाता है। ओके, उसके अलावा हम दूसरे अधिनियम की अगर बात करें, तो दूसरे अधिनियम में क्या दिया हुआ, दूसरे अधिनियम में एक बार देखेंगे 1861। क्या स्टूडेंट, 1861 की हम बात करते हैं। 1861 में क्या था, देखिए एक बार, 1861 अधिनियम, 1861 के अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि वायसराय, कौन स्टूडेंट, वायसराय को आपात स्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, करने की शक्ति जो है प्रदान की गई थी। ओके, प्रदान की गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आपको पता चल गया 1861 में
1861 के बाद में स्टूडेंट है 1892 को हम समझ लेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं साथ के साथ बोलती भी जा रही हूँ, लिखने की भी कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे पेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रही, लेकिन मेरी कोशिश है आपको पूरे से बोलने के साथ साथ लिखने की भी। 1892 की अगर बात की जाए तो 1892 हम देखेंगे इस अधिनियम का नाम क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम किसे कहा गया है, 1892 को, 1800 स्टूडेंट 92 को कहा गया है ना। और इसके अंदर क्या हुआ था कि निर्वाचन प्रणाली जो है, ये पेन बड़ा दिक्कत करता है भाई। निर्वाचन जो प्रणाली है स्टूडेंट, निर्वाचन जो प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली को इनडायरेक्ट वे में, यानी कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जो निर्वाचन हुआ था आज के टाइम में इलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं 1892 को जो अधिनियम है उसकी ही देन है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि निर्वाचक मंडलों की स्थापना हुई थी 1892 द्वारा। क्या हुआ था स्टूडेंट, निर्वाचक मंडलों की स्थापना हुई थी। ओके, अब निर्वाचक मंडलों में कौन कौन से थे, देखिए भर गए थे पेज। निर्वाचक मंडलों के अंदर थे, क्या क्या था निर्वाचक मंडलों के अंदर, क्या क्या चीज़ें थी, तो निर्वाचक मंडलों के अंदर स्टूडेंट थे नगर पालिका। क्या स्टूडेंट, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, नगर पालिका विश्वविद्यालय, और क्या था, जिला परिषद और व्यापार मंडल, व्यापार, और क्या था स्टूडेंट, व्यापार मंडल। इन सभी चीज़ को शामिल किया गया किसके अंदर, निर्वाचक मंडलों के अंदर। ओके, अब आते हैं 1909। क्या स्टूडेंट, अब हम आते हैं 1909 की बात करते हैं। 1909 के अंदर क्या कहा गया है, 1909 को स्टूडेंट क्या कहा गया है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या फिर 1909 का अधिनियम किया जाएगा। इसमें क्या क्या हुआ, इसे मार्ले मिंटो क्यों कहा गया, इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था कि चुनाव जो था, चुनाव प्रणाली जो है बच्चों, उसके जो सिद्धांत जो थे, चुनाव प्रणाली के सिद्धांत थे, उनको पहली बार स्टूडेंट क्या हुआ था, पहली बार मान्यता मिल गई थी, पहली बार मान्यता मिल गई थी 1919 में। ओके स्टूडेंट, इसके साथ क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था, हमने आपको पढ़ाया था ना, गवर्नर जनरल हमने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, गवर्नर जनरल पहले बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद में इसको क्या किया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ओके स्टूडेंट, कौन सा कब बनाया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे गवर्नर की बात की जा रही है। गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो थे 1909 के अधिनियम, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी जो परिषद थी, कार्यकारिणी जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद में पहली बार क्या हुआ था, जो भारतीय थे, जो इंडियन थे, भारतीय जो थे बच्चे स्टूडेंट, जो इंडियन जो थे, भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान हुआ था।
ओके स्टूडेंट, अवसर मिला था उनको, किसको, भारतीयों को। इसके साथ साथ और क्या खास बात रही थी ये भी समझेंगे। एक और ख़ास बात रही थी, उसके अलावा हुआ था क्या, इस अधिनियम में मार्ले, एक सेकेंड चाहिए, इस अधिनियम में मार्ले, क्या स्टूडेंट, मार्ले जो क्या थे उस टाइम में 1909 में राज्य सचिव थे, राज्य सचिव। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो जो थे स्टूडेंट, वो उस टाइम क्या थे, वॉइस रॉय थे, ठीक है। इसीलिए उस टाइम पर जितने भी अधिनियम हुए, जितने भी उनके अंदर जो जो चीज़ें बड़ी कमी उनके अंदर थी, तो इसी के कारण ये जो 1909 का जो स्टूडेंट अधिनियम, उसको कहा गया मार्ले मिंटो अधिनियम। इसी कारण इसको कहा गया मार्ले मिंटो अधिनियम। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और जो हम इसका जो आंसर स्टूडेंट कोर्स को समझेंगे हम, देखिए इतना लेंथी हो गया क्वेश्चन ये, कोई नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब आपको ईजी में एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रही हूँ कोशिश कर रही हूँ उसको एक्सप्लेनेशन करने की। अब क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ लेंगे एक बार, कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति जो प्राप्त हुई थी 1861 में प्राप्त हुई थी, मैंने बताया था ना आपको। तो जो राइट आंसर इसका क्या हुआ, बी। ओके स्टूडेंट, बी जो है स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखेंगे, सुल्तानगढ़ी में किसका मकबरा है। सुल्तानगढ़ी में कुतुबुद्दीन ऐबक का, रुकनुद्दीन फिरोज़ का, या फिर बलबन का, या फिर नसीरुद्दीन महमूद का था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो स्टूडेंट डी है, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद का। नसीरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है स्टूडेंट वो कहाँ है, सुल्तानगढ़ी में। ओके, इसके अलावा हम देख लेते हैं अब जो, इसके अलावा हम देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज़ जो है, इनका जो मकबरा है स्टूडेंट वो है फिरोज शाह कोटला। इनके नाम के पीछे भी लिखा हुआ है फिरोज़, तो फिरोज शाह कोटला, ध्यान रखेंगे आप, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला, रुकनुद्दीन की यहाँ पर फिरोज शाह कोटला में इनकी का मकबरा है। उसके बाद में है बलबन का मकबरा। किसका स्टूडेंट, बलबन का मकबरा। बलबन की अगर मकबरे की बात की जाए तो मेहरौली शरीफ जो है, मेहरौली जो स्टूडेंट, मेहरौली में जो है कुतुब मीनार, मेहरौली में कुतुब मीनार के पीछे किसका मकबरा है स्टूडेंट, बलबन का। और यहाँ पर किसका पूछा गया सुल्तानगढ़ी में, तो पूछा गया है नसीरुद्दीन का। ओके, सुल्तानगढ़ी में क्या है, नसीरुद्दीन का। ओके स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है स्टूडेंट, तो इनकी जो है, इनका जो मकबरा है स्टूडेंट वो कहाँ है, लाहौर में। एक बार देख लीजिए, मैं भूल गई लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है स्टूडेंट वो कहाँ है, लाहौर में है। ओके, अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये जो है 1210 में लाहौर में जो है स्टूडेंट वो खेल रहे थे चौगान, जिसको क्या कहा जाता है, पोलो। चौगान का दूसरा नाम स्टूडेंट क्या है, पोलो। तो ये खेलते खेलते क्या हुआ था, घोड़े से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। और इनको इसी कारण जो है लाहौर में क्या हुआ था, इनको दफन कर दिया गया था वहीं, इसलिए इनका मकबरा बन गया था। लाहौर के कब्रिस्तान में वहीं उनको दफना दिया गया और उनका मकबरा वहाँ पर बन गया, लाहौर में ही। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 43। क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43 को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 43 में क्या है, क्वेश्चन 43 में पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित, 43 में नहीं है, 42 में पाएंगे हम। 42, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से
उस अंग्रेज शासक अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो मद्रास पट्टे पर किसने लिया था? तो इसमें आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, सर जॉर्ज ऑक्सीडन या फ्रांसिस डे या फिर सर टॉमस रो या फिर सर जॉन चाइल्ड। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इनको कोशिश करेंगे समझने की। अगर हम बात करें स्टूडेंट थॉमस रो की, तो थॉमस रो कौन थे? इनको कहीं पर थॉमस रो लिखा हुआ है, कहीं पर इनको कुछ और भी लिखा हो सकता है। ज़्यादातर थॉमस रो ही लिखते हैं इसको। टॉमस रो भी कहीं पर हो सकता है, थॉमस रो को टॉमस रो भी बोल सकते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। अब क्या हुआ था, जहांगीर, ये जो टॉमस रो जो थे जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे, 1616 में इंडिया में आए थे। और इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड के जो राजा थे उनसे परमिशन लेके ये कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। और थॉमस रो जो थे अजमेर के किले में आए थे, अजमेर के किले में आए और ये किससे मिले स्टूडेंट? जहांगीर से मिले, ठीक है। इन्होंने उनसे मुलाकात की और इंडिया में, और क्या किया इन्होंने, इंडिया में व्यापार करने की परमिशन मांगी, किसी हम व्यापार करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं पता था कि व्यापार करते करते वो किस तरह से अधिकार कर लेंगे इंडिया के अंदर। तो ये यहाँ पर इनका थॉमस रो के बारे में हमने जाना। उसके बाद में थॉमस रो के बाद में हम अगर बात करें फ्रांसिस डे, क्या स्टूडेंट? फ्रांसिस डे जो थे, फ्रांसिस डे ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो स्टूडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे और ये क्या थे, प्रशासक थे। और 1639 में ही जो मद्रास जो है मद्रास को पट्टे पर लिया था, और किससे लिया था स्टूडेंट? तो चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास जो है स्टूडेंट पट्टे पे लिया था। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मद्रास कहाँ पर है, ओके स्टूडेंट। उसके बाद में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो हमने यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, अभी हमने बी में पढ़ा था कि क्वेश्चन बी 42 में पूछा हुआ है कि उस समय अंग्रेज़ का नाम बताना था जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो उसका आंसर बच्चों क्या है स्टूडेंट? क्या उसका आंसर? फ्रांसिस डे। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, ओके स्टूडेंट। आगे हम किसको देखेंगे? आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित संतों में से किसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? ऐसे कौन से संत हैं, संतों में से किसे उसके अनुयायी जो है विष्णु का अवतार माना करते थे? तो ऑप्शन नंबर पहला है चैतन्य, दूसरा है स्टूडेंट रामानंद, तीसरा है रामानुज और चौथा है स्टूडेंट वल्लभाचार्य। तो हम सबसे पहले चैतन्य को पढ़ लेंगे, हम इन ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो हम पढ़ेंगे चैतन्य, क्या चैतन्य जो है बच्चों वो किससे संबंधित थे? तो चैतन्य जो थे स्टूडेंट वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, ओके स्टूडेंट, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। और इनके जो गुरु थे स्टूडेंट, उनका जो नाम था वो क्या था? गोपाल भट्ट जो थे इनके टीचर थे, इनके गुरु थे। ये चैतन्य में प्रभु के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे रामानंद को। रामानंद ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे, रामानंद ऑप्शन को देखेंगे।
नंद। रामानंद की अगर हम बात करें तो ये मध्यकालीन, क्या स्टूडेंट, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के क्या थे स्टूडेंट, संत थे। ओके, और इन्होंने क्या किया था कि राम भक्ति जो थी, राम भक्ति की जो धारा थी उसको इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया, यानी कि राम भक्ति शाखा से ये रिलेटेड थे। और जो रामानंद जो है स्टूडेंट, ये कबीर, आपने पढ़ा है कबीर, तो कबीर के गुरु कौन है स्टूडेंट, रामानंद है। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे वल्लभाचार्य। क्या देखेंगे हम, वल्लभाचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वल्लभाचार्य जो थे स्टूडेंट, वो क्या थे, वो भी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे। क्या थे स्टूडेंट, आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग। क्या स्टूडेंट, पुष्टि मार्ग के क्या थे, प्रणेता थे। ओके स्टूडेंट, और इसके अलावा इनको अष्टछाप, इन्होंने ही, किसने, वल्लभाचार्य ने ही अष्टछाप, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, अष्टछाप कवियों का समूह जो स्टूडेंट इन्होंने ही बनाया था, अष्टछाप कवियों का समूह। ओके स्टूडेंट, अष्टछाप कवियों का समूह भी इन्होंने ही बनाया था। तो इसमें जो आंसर जो पूछा हुआ है 43 का, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे हम दोबारा से। 43 में क्या कहा इन्होंने कि संतों में से, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। किसे माना करते थे बच्चों, वो माना करते थे रामानुज को क्या माना करते थे, विष्णु का अवतार माना करते थे। उनके अनुयायी यानी उनके जो शिष्य जो थे, उनको जो मानने वाले थे, उनको विष्णु का अवतार मानते। किसको स्टूडेंट, रामानुज को। आगे देखें 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टी माधव, एम.जी. रनाड़े, के नटराजन, राय बहादुर, रघुनाथ राव। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम समझेंगे एम.जी. रनाड़े को। किसको समझेंगे, एम.जी. रनाड़े को हम समझेंगे। एम.जी. रनाड़े जो है इन्हें इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रनाड़े को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक सदस्य के रूप में ये भी थे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे राय बहादुर रघुनाथ रॉय को देखेंगे हम एक बार। तो ये जो थे एक राजनेता थे। उसके बाद में इसका हम क्या करेंगे, इस पे आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्या है 44 कि 1888 में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन को जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता की थी स्टूडेंट टी माधव राव। किसने स्टूडेंट? टी माधव रॉय ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ओके, आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में बतलाता है? द्वितीय अभिलेख या फिर 12वां अभिलेख, 13वां अभिलेख या फिर 10वां अभिलेख? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बताइए क्या है? इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है? 13वां अभिलेख। 13वें अभिलेख में धार्मिक सामंजस्य की बात की गई है। तो हम इनके जो अभिलेख हैं स्टूडेंट के अभिलेखों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम 12वें अभिलेख की बात करें, किसकी? 12वां अभिलेख, 12वां शिलालेख। तो इसमें क्या इन्होंने बताया है कि जो सभी संप्रदाय हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी संप्रदाय के लोग हों, उनमें क्या हो? सार वृद्धि हो। सभी संप्रदायों में क्या हो? सार वृद्धि हो। और सार वृद्धि के लिए जो इन्होंने एक मूल मंत्र बताया। सार वृद्धि के लिए इन्होंने एक मूल मंत्र बताया, और वो मूल मंत्र क्या है इसको देखेंगे। मूल मंत्र बताया, जो मूल मंत्र था वो था वाक संयम। क्या था स्टूडेंट? वाक संयम बताया है। इसके अंदर क्या है? इसको बताया है कि इसको वाक संयम को इन्होंने कहा है, ब्रैकेट में बताती हूँ आपको जगह कम पड़ जाएगी। वाक संयम को इन्होंने कहा है वचो गुत्ती, जिसको इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये किसका मतलब? वाक संयम, जिसे वचो गुत्ती कहा है इन्होंने। ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है 12वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर पे हम इसके आते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट इनके जो शिलालेख है वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनके हम आंसर पे आते हैं स्टूडेंट। इसका जो आंसर है वो क्या है? कौन से शिलालेख में धार्मिक सामंजस्य की बात की गई है? एक बार दोबारा देख लेंगे। धार्मिक सामंजस्य की बात की गई तो वो जो अभिलेख है वो है 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख। आगे देखेंगे, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का जो लक्ष्य था वो क्या था? तो स्वराज आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट के बारे में, कि एनी बेसेंट कौन थी, उन्होंने क्या क्या काम करे इंडिया के लिए। ओके, तो एनी बेसेंट के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। एनी बेसेंट जो थी वो कौन थी? ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, एनी बेसेंट जो थी इनके जो फादर थे वो इनके बचपन में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में इनके फादर का जो नाम था विलियम वुड की ये पुत्री थी, और इनकी माता का जो नाम था वो था एमिली इनकी माँ का नाम था। और क्या हुआ था कि 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी अध्यक्ष रही, और उन्होंने स्वराज संघ की स्थापना की। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और उन्होंने होम रूल आंदोलन
जो था होम रूल आंदोलन जो था उसकी स्थापना की थी 1916 में। होम रूल आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी 1916 में। किसके साथ में? बाल गंगाधर तिलक के साथ में। बाल गंगाधर तिलक के साथ में इन्होंने होम रूल आंदोलन की बच्चों क्या की थी? स्थापना की थी। ओके, आगे देखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके राइट आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है? एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसमें लक्ष्य की बात की गई है, तो वो क्या है? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारतीय जनता को शिक्षित करना, या फिर भारत के लिए स्वराज्य शासन प्रारंभ करना, भारत में ब्रिटिश के अधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो एनी बेसेंट द्वारा जो स्वराज्य शासन आंदोलन का जो लक्ष्य था वो क्या था? वो था आंसर बी, यानी कि भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, कि जो भारतीय जो लोग हैं, जो इंडियन पीपल हैं, वो खुद के लिए शासन सत्ता खुद संभालें, उसकी बागडोर खुद संभाले। ये उनका एनी बेसेंट का क्या था बच्चों? एक उनका लक्ष्य था, उनका मोटिव था, उनका एम था। क्वेश्चन 47 पे आएंगे। परिस्थानत्रयी में कौन सा शामिल नहीं है? भगवन गीता या फिर भगवत या फिर ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद। तो अगर हम भगवत, इन सभी की हम बात कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें भगवत गीता की, भगवत गीता तो भगवत गीता जो लिखी गई थी वो किसने लिखी थी स्टूडेंट? वेद व्यास ने लिखी थी स्टूडेंट। वेद व्यास ने क्या लिखी थी? भगवत गीता। और जो कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को जो भी उपदेश दिए गए थे वो भगवत गीता में क्या है? संकलित हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें उपनिषद की, किसकी? उपनिषद की अगर बात की जाए तो उपनिषद क्या है? तो उपनिषद को क्या कहा गया है? स्क्रिप्चर कहा गया। स्क्रिप्चर क्या कहा गया स्टूडेंट? स्क्रिप्चर कहा गया है। और उपनिषद की संख्या है टोटल, वो है 108, जिसमें जो मुख्य हैं और जो मेन माने गए हैं वो कितने हैं स्टूडेंट? वो हैं 13। ठीक है, उसके बाद में उपनिषद के बाद में अगर बात की जाए, उपनिषद की बात की जाए कि वो कब बना था, तो 3000 ईसा पूर्व से लेके 35,000 ईसा पूर्व तक इसकी जो रचना हुई थी तब तक मानी जाती है। ओके, और इसकी हम अब देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा था कौन परिस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? परिस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो भगवत गीता या फिर भगवत या फिर उपनिषद या फिर ब्रह्मसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? वो है भगवत। भगवत को परिस्थानत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा? तो किसके विरुद्ध लड़ा? तो पहले हम इसके ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा इनके ऑप्शन को समझते हैं। पहले हम बच्चे समझेंगे गुरु गोविंद को। गुरु हरगोविंद की अगर बात की जाए, गुरु हरगोविंद सिंह जो थे वो सिखों के छठे गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव जो थे उनके ये बेटे थे। कौन? हरगोविंद जो थे। अर्जुन देव के बेटे कौन थे? हरगोविंद थे। और इनको दाता बंदी छोड़ भी कहा जाता है। किसको? गुरु हरगोविंद को दाता बंदी छोड़ भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहांगीर द्वारा इनको जेल में डलवा दिया गया था। तो जहांगीर ने शर्त रखी थी कि जितने भी सिख राजाओं को उन्होंने कैद किया था तो वो गुरु हरगोविंद ही छुड़ा सकते हैं। और उनको उन्होंने एक पजल दी थी कि
एक उनको क्या करना है, पगड़ी बंधवाना है अपने सर में, और उसके जितने भी छोर होंगे उन पगड़ी के छोरों को पकड़ कर ही जितने भी राजा बाहर आएंगे उनको जहांगीर क्या कर देंगे, अपने कैद खाने से मुक्त कर देंगे। तब गुरु गोविंद जो थे, गुरु हरगोविंद, इन्होंने अपनी जो पगड़ी थी, ठीक है, उसको इस तरह से बनवाया कि सारे के सारे जितने भी राजा थे वो बड़ी आसानी से बाहर निकल गए। तो इसलिए इनको दाताबंदी छोड़ के नाम से भी जाया जाता है, इनको पहचाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे गुरु हर रॉय। गुरु हर रॉय की अगर बात की जाए, ये देखिए लिखा हुआ गुरु हर रॉय, एक के अंदर गुरु हर रॉय, गुरु हर रॉय, गुरु हर रॉय जो हैं, इनकी अगर बात की जाए तो 7वें गुरु हैं। कौन से स्टूडेंट, ये 7वें गुरु हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुरु हरकिशन की, किसकी, गुरु हरकिशन की अगर बात की जाए तो गुरु हरकिशन जो थे ये 8वें गुरु हैं। 8वें गुरु कौन है, गुरु हरकिशन है। गुरु हरकिशन 8वें गुरु हैं। और ये जो और गुरु हरकिशन के जो परदादा थे वो गुरु गोविंद थे। गुरु गोविंद जो थे उनके परपोते थे हरकिशन। ओके स्टूडेंट। इसके बाद में जो है गुरु अंगद, गुरु अंगद जो हैं, गुरु अंगद जो हैं वह जो हैं दूसरे गुरु हैं। सिखों के दूसरे नंबर के जो गुरु हैं वो गुरु अंगद हैं। उसके बाद में एक और हैं गुरु, उनके बाद में उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गुरु के बारे में 21 में से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। गुरु गोविंद सिंह, कौन, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। और जो इन्होंने ही खालसा जो है 1699 में खालसा जो पंथ था, खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। और सिखों का सबसे महत्वपूर्ण दिन ये माना जाता है खालसा की, जिस दिन स्थापना हुई थी। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो तेग बहादुर के बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो गुरु तेग बहादुर के बेटे कौन थे स्टूडेंट, गुरु गोविंद सिंह। और जो तेग बहादुर जो थे उनकी जो माता थी, तेग बहादुर, उनकी जो माता थी उनका नाम था गुजरी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हमने पूछा था कि शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध लड़ा था, हम ये भी देखेंगे। तो लड़ा था गुरु तेग बहादुर को। और यहाँ पर GT में अस्पताल भी है, गुरु तेग बहादुर के ही नाम से है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, जो तेग बहादुर जो हैं वो उनके जो बेटे कौन है, गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु हैं। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन था। और हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी इधर बचते हैं, उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ सभी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपको मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, और इन क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।